कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के किसानों को मिलेगा अनुदानित कृषि उपकरण। समिति सभागार में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। किसान डेंड्रोबियम फूल की खेती से कर सकते हैं अच्छी आमदनी। अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य के सभी जिलों में अनुदानित दर पर किसानों के बीज कृषि उपकरण वितरण करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न कृषि उपकरणों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। पिछले दिनों रांची में कांके रोड स्थित समिति सभागार में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष सुंदरी तिर्की ने किया। कार्यशाला में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को बताया गया कि इस बार रांची में 8 लाख टन धान उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए करीब 1,88,000 हेक्टेयर में धान की खेती करने का लक्ष्य है। इस दौरान समिति निदेशक जटाशंकर चौधरी ने कहा कि बारिश कम होने की स्थिति में किसान दलहन की खेती कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि जहां पे भूमि संरक्षण से वाटर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है या नरेगा से हुआ, जिला परिषद के माध्यम से हुआ, वहां पे इंटेंसिव खेती कराने की जरूरत है। और जहां पे आपको पानी की मुकम्मल सुविधा नहीं है, वहां पर आपको ट्रेडिशनल तरीके से और खास करके जो ऊपरी जमीन है उसमें धान को हटा करके दलहन लगाने की जरूरत है। किसान भाई, आप डेंड्रोबियम फूल की खेती करके बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। एक फूल में न्यूनतम 10 रुपए की बचत होती है। 200 वर्ग मीटर भूमि में इस फूल की खेती करके एक बार में कम से कम 1 लाख रुपए जरूर कमा सकते हैं। भारत से लेकर विदेशों तक डेंड्रोबियम फूल की बहुत अच्छी मांग है। डेंड्रोबियम के हर पौधे में औसतन 5 फूल लगते हैं। बाजार में प्रति पौधा औसतन 40 रुपए में बिकता है। इस लिहाज से राज्य के किसान डेंड्रोबियम फूल की संरक्षित खेती से बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने जान रहे हैं कि डेंड्रोबियम की फूल, ये डेंड्रोबियम का जो फूल होता है एक पौधा में 5 से 6 स्पाइक एक पौधा दे सकता है। अगर आपका 200 मीटर स्क्वायर एरिया है, 200 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर शेड नेट हाउस करते हैं, अगर 5 स्पाइक अगर एक पौधा में होता है, 1000 जैसा पौधा उसमें होता है, तो इसमें आपका अगर एक स्पाइक का अगर देखें तो 40 रुपया करके बेचना चाहिए। तो उसमें अगर देखा होगा तो 3 से 4 लाख रुपया आप उसमें कमा सकते हैं। अगर सही रूप से ये बिकेगा तो मिनिमम अगर हम 10 रुपया अगर मान के चलते हैं तो मिनिमम 1 लाख जैसा उसमें आपका इनकम आएगा। जो किसान रजनीगंधा फूल की खेती करना चाहते हैं वो जून तक फसल लगने का काम पूरा कर ले। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए किसान रजत रेखा, प्रज्वल या सुवासिनी नामक उन्नत प्रभेद लगाकर ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। रजनीगंधा फूल की खेती के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें, जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। फसल लगाने में पौधों के बीच 30 गुना 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए रतन रेखा, प्रज्वल या सुवासिनी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान ट्रैक्टर चालित पटेला की मदद से मिट्टी को बराबर करने और मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कर सकते हैं। इसके उपयोग से उपज में 2 से 3% की वृद्धि देखी गई है। आज हम एक ऐसे कामयाब किसान से मिलने वाले हैं जो अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से परहेज करते हैं। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता ही किसान को अच्छी कीमत दिलाती है। आज हमारे साथ जो सफल किसान हैं वो रासायनिक उर्वरकों के अच्छे और बुरे सभी प्रभावों से परिचित हैं।
इसलिए ये उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर विशेष ध्यान देते हैं। खरबूजा मेरा 3 एकड़ में लगा हुआ है और 3 एकड़ में पर एकड़ उत्पादन जो है सो 20 से 25 टन की है। और उसी हिसाब से आप 3 एकड़ में जो हमारा यील्ड होगा, जो मेरा उत्पादन होगा, आप उसे जो है सो जोड़ लें। और बाज़ार का जो रेट है 15, 20, 25, 30 रुपये हमेशा जो है सो एक रेट में तो बिकती नहीं है। समय के अनुसार कभी जो है सो बढ़ता है, कभी घटता है। तो उसी हिसाब से जो है सो अगर यदि किसान बंधु इसका खेती करना चाहें तो 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 लाख रुपया मुनाफा जो है सो कमा सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3500 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1650 रुपए, चना 3300 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होते हैं तुरंत। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है।
तो झुमकी बहन, अब हम अपने किसान भाइयों को जानकारी दें। बिल्कुल, जानकारी के लिए ही तो हमारे किसान भाई इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो किसान भाइयों चलिए हम जानकारी का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज जो पहली जानकारी हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं वो है सब्जी की खेती के बारे में। यानी अगर आप सब्जी लगाने जा रहे हैं तो सब्जी जो भी होता है उसका बीजोपचार करके अगर हम सब्जी लगाएं तो आपको क्या लाभ हो सकता है, कैसे लाभ हो सकता है, कैसे उसका बीजोपचार हम करें और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये तमाम बातों की जानकारी लेकर के हम आपके लिए आए हैं। और ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर भारती जी। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद गिरिडीह आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे सब्जियों में बीजोपचार के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर भारती जी। हमारे किसान भाई सब्जियों में बीजोपचार किस प्रकार करेंगे? सब्जियों में बीजोपचार करने से ही सब्जी में उसका जब पौधा बनाएंगे, नर्सरी बनाएंगे तो वो स्वस्थ होगा। और उसमें सब्जियों में जैविक और रासायनिक दोनों विधि से हम उसका बीजोपचार कर सकते हैं। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ उसमें मैं रासायनिक विधि से बीजोपचार करने की विधि बताऊंगी। मैडम, अभी आपने यहाँ उल्लेख किया रासायनिक विधि से, तो रासायनिक विधि क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप हमारे किसान भाई को। रासायनिक विधि में पहले तो बहुत सारे सब्जियां की अलग अलग होते हैं। सब्जियों में जब हम बीजोपचार करते हैं तो कार्बनिक, रासायनिक, विकिरण, सूरज की किरण से जो करते हैं उसी को विकिरण बोलते हैं। इसके अलावा गामा रे से, अल्फा रे से, बहुत सारे तरह से हम सब्जियों का बीजोपचार करते हैं। सबसे पहले बीजोपचार करने के लिए हमें 3-4 बातों को ध्यान देना होता है। पहली बात ये देखना है कि हमें किस उसको हम आग पे रख के अगर गर्म पानी 50 डिग्री तापमान पे हम किसी भी को खौलाएंगे तो उससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जीवाणु मर जाते हैं। और वो जीवाणु मर जाते हैं तो अपने आप उसका बीजोपचार हो जा रहा है। उसके बाद से उसको छाया में सुखा देने से वो हमें साधारण विधि और घरेलू विधि से उस तरह उपचार कर सकते हैं। लेकिन जब हम रासायनिक विधि से करेंगे तो उसमें हम किलो बीज को 2 ग्राम बेविस्टिन के घोल में डाल करके उसको डालने से क्या पहचान में आना है कि एक पतला सा झिल्ली जैसा परत जैसा आ जाता है, तो उसको हम समझ जाते हैं कि उसमें बीजोपचार हो गया है। और बीजोपचार करने के बाद हम उसको छाया में सुखा देते हैं 3 से 4 घंटे, तब हम उस बीज को लगाते हैं। और रासायनिक विधि के अलावा जब हम ट्राइकोडर्मा और इस तरह से करते हैं तो वो कार्बनिक विधि से हमारा बीजोपचार होता है। और सब्जियों का जब बीजोपचार करते हैं तो उसमें टमाटर का अलग विधि होता है, मिर्ची का अलग होता है, गोभी वर्गीय के लिए अलग होता है। और सभी के लिए अलग अलग रासायनिक प्रयोग का उपयोग किया जाता है और समय का भी अलग रखा जाता है। जैसे ट्राइकोडर्मा से अगर हम कर रहे हैं तो हम आधे घंटे ही उसका उपचार करेंगे, 1 घंटे रखेंगे तो वो सुखा देने से उसका उपचार हो जा रहा है। अगर हम क्लोरीफॉस से उपचार कर रहे हैं तो उसको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम रख करके उसको मिला देते हैं, फिर उसको छाया में सुखा देते हैं तो उससे उसका उपचार हो जाता है। इसी तरह से जिन जिन सब्जियों का जो भी ज़रूरत पड़ता है उसके अनुसार हम उसका उपचार करते हैं। थीरम से करते हैं, इमिडाक्लोप्रिड के से डालते हैं 1 लीटर पानी में, उसको 250 ग्राम 1 किलो बीज के लिए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और मिर्च के लिए भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ सब ट्राइकोडर्मा का भी उसके साथ साथ इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करते हैं। गोभी के लिए भी इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ उसके साथ साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी इस्तेमाल करते हैं। पर ध्यान देना चाहिए या किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में भी बताएं। सबसे पहले जब हम बीज का उपचार करेंगे तो उनको धूप में ना सुखाएं और धूप में छाया में सुखाएं। उसमें एक इतना पानी में उसका उपचार करें कि एक परत सी जम जाए, सफ़ेद परत। चाहे तो उसको पाउडर के रूप में घोल के मिला दे या उसको पानी में ही डाले तो उसको एक झिल्ली जैसा बन जाए। इन दोनों बातों को ध्यान में रखने से ही स्वस्थ बीज तैयार होगा। मैडम, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं बीजोपचार करने के बाद फसलों को जब वो खेतों पे लगाते हैं तो इसका क्या असर पड़ता है? इससे जब हम नर्सरी बनाते हैं तो नर्सरी में जो कीटाणु लगने का होता है और फल में भी जो कीटाणु लगने का होता है उससे उसका 50% उसका
कम हो जाता है, क्योंकि जब एक बीज स्वस्थ होगा तभी एक पेड़ स्वस्थ आएगा, नहीं तो ज़्यादातर बीज से ही उसमें तना में घुस जाते हैं कीटाणु और पेड़ जब फलने लगता है तो उस समय उसको क्षति पहुंचाता है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर भारती ने कितनी अच्छी जानकारी दी सब्जियों के बीज उपचार के बारे में। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाह, बहुत ही बढ़िया जानकारी थी ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी तो- थी। लेकिन एक जानकारी और हम संदेश के माध्यम से ले लेते हैं। आइए देखते हैं ये संदेश। जी। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। हाँ, तो गंजू भाई, ये जानकारी तो बहुत ही अच्छी रही। बिल्कुल, संदेश भी आपने दिखा दिया। बिल्कुल। अब दूसरी जानकारी आप क्या देने वाले हैं? ये जानकारी हम बुधना के लिए भी लेकर के आए हैं और हमारे किसान भाइयों के लिए भी ये जानकारी काफ़ी लाभप्रद होगी। लेकिन बुधना है कहाँ? ये तो आपको खबर होगी। जोहार जोहार जोहार। काल चालूदार, तुम्हारा ही नाम ले रहे थे अभी। ओ, तब हम लगता है बहुत दिन जिएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जीना ही है। और सुना? और सब तो ठीक है जून, मगर ना इस बार हम सोच रहे हैं ना कि फल वाला खेती करेंगे। हाँ, अच्छा, फल बाग लगाने की सोच रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे, किसान भाइयों, झारखंड में फल बाग लगाने की जो संभावना है वो काफ़ी अधिक है। आपके बहुत सारे खेत ऐसे होंगे जो बंजर पड़े हुए रहते हैं, जिसमें खेती नहीं होती है, या खेती लायक भी जो ज़मीन है, अगर आप वहाँ फल बाग लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। और इसके लिए कई तरह की सुविधाएं भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। तो चलिए, इसी विषय को लेकर के आज हम अपने किसान भाइयों के बीच भी चलते हैं कि कैसे फल बाग लगाएं और उससे क्या फ़ायदा है। ये तमाम बातों की जानकारी हमारे विशेषज्ञ हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे और हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल राय जी। आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के एक वैज्ञानिक श्री अनिल कुमार राय। ये हमें जानकारी देंगे कि फलदार वृक्ष लगाने हेतु तैयारी कैसे की जाए। हमने विषय चुना है फलदार वृक्ष लगाने के लिए हमारे किसान भाई तैयारी कैसे करें। हाँ, किसान भाइयों को अब जो है आम वगैरह लगाने के लिए अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो है ये लेट हो रहा है। हम लोग जो पहले लगाते हैं कि आम लगा देते हैं और उसमें मोर्टिलिटी ज़्यादा होने लगती है। तो अगर अभी गड्ढा जो है आम के लिए, गड्ढे की लंबाई चौड़ाई 3 बाई 3 बाई 3 होनी चाहिए, और उसके बाद जो है एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी 10 मीटर होनी चाहिए आम लगाने के लिए। और लीची लगाने के लिए भी उसी तरह से 3 बाई 3 की हम लोग गड्ढा तैयार करते हैं, और 1 एकड़ में आम जो है 40 नग लगता है, जिससे जो है किसान को 1 एकड़ में ज़्यादा ही बेनिफिट होता है। तो किसान हमारे भाई जो हैं अभी आम का गड्ढा खोदना शुरू कर दें। वो 10-10 मीटर की दूरी पर गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और उसको खोद देने से ये रहता है कि अभी जो धूप पड़ता है वो धूप जो है एक खाद का काम करता है, और जब हम पौधे को लगाते हैं तो उसमें जो है गड्ढा जब पौधा लगाते हैं तो उस समय जो है पौधा की बढ़ोतरी जो है बहुत ही जल्दी हो जाती है और मोर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी मिट्टी जो है अल्कली है, तो उसमें दीमक का अंश बहुत हो जाता है। तो हमारे आप देखते हैं कि जब आम का पौधा बड़ा होता है तो दीमक लगने से आम का पौधा मर जाता है। तो ये समस्या किसान की हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है हमको गड्ढे की तैयारी 3 बाई 3 करके अभी ही खोदना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि ये चिलचिलाती हुई धूप जो है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि अभी खेत की तैयारी के बारे में आपने बता डाला कि 3 बाई 3 की गड्ढा करें, गड्ढा करके पूरी मिट्टी को निकाल दें ताकि उसमें सीधा धूप पड़े। अब गड्ढे को हमारे किसान भाई कब भरें और उसमें कितनी उर्वरक और खाद की मात्रा डालें? हाँ, ये जो है हमारे किसान भाई अभी जैसे अगर उनको जो है आपका जान रहे हैं कि 25 तारीख से जो है हमारा
ये आने वाला है समय जो कि हम लोग बिचरा गिराते हैं, तो रोहन नक्षत्र जिसको बोलते हैं, तो अगर उसमें एक पानी हो जाता है तो उसको जो है पानी में तुरंत जो है खाद को नहीं डालेंगे। एक पानी पड़ जाने के बाद जब दूसरा पानी पड़ता है तो उस समय जो है 3 भाग गोबर की खाद और 1 भाग मिट्टी, माने तीनों मिला के, और उसको दीमक में देखते हैं कि कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, फुराडान पाउडर मिल जाए तो उसको 2 से 3 ग्राम उसमें मिला के और उसको गड्ढे को भर देते हैं। और भर देने के बाद उसको जब आप लगाते हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि उर्वरक में जो है हम लोग वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, गोबर के साथ वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, तो उसको मिला के और गड्ढे को भर दीजिए और गड्ढे को ऊंचा करके भरते हैं। और फिर इसके बाद जो है हम जब समय आता है 15 जुलाई के बाद, 15 जून से 15 जुलाई तक उस मिट्टी को पूरा ही पानी लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 15 जुलाई के बाद उसमें जो है जैसे ही बरसात शुरू हो जाता है मानसून का, आप जो है मालदा आम जहाँ भी आपको बढ़िया मिलता है, वैसे तो हम कहेंगे प्लांडू में हमारा सेंटर है ICR का, वहाँ से आप ले आवें और उसमें लगाने की कोशिश करें। अगर मानसून लेट होता है या पानी लगातार नहीं वर्षा होती है तो हमारे किसान भाई उस वक्त सिंचाई के लिए क्या करें? उस समय किसान को जो है पौधा लगा दें और सिंचाई के लिए टेम्परेचर डाउन हो जाता है और धीरे धीरे उसमें जो है आप एक टीना तो पानी कहीं से भी उपलब्ध कर सकते हैं और उस पौधे में डाल दें और उसको लगा दें। और फिर जैसे मानसून अगर लेट भी होता है तो जैसे ही उसका आग बढ़ते जाएगा, आपका जो है फल जो है जैसे आम का पौधा जो है उसके लिए सफिशिएंट होता है और धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो जो है आपका कवर कर लेता है और उसमें मरने का चांसेस कम रहता है। आम, जैसा कि अनिल जी आप बताए कि आम का पौधा अगर हमारे किसान भाई लगाते हैं तो ये कब फल देने के लायक स्थिति में आ जाता है, कितने वर्षों के बाद फल देने की स्थिति में आ जाता है? ये जो है तीसरे साल से ही अगर हम लोग मालदा लगा रहे हैं, दुधिया मालदा, आपका आम्रपाली, मल्लिका, तो ये जो है नीलम, ये रेगुलर बियरिंग है, लेकिन मालदा आप जानते हैं कि अल्टरनेट बियरिंग है। अगर इसको हम लगाते हैं तो 3 साल के बाद फल कम आता है, लेकिन 5वें साल से किसान को फल आना शुरू हो जाता है। और 1 एकड़ जो 40 पेड़ लगाते हैं उससे जो है किया गया है कि किसान को 40 से 50 हज़ार रुपया आना शुरू हो जाता है। और अगर उसके रख रखाव में वो 10 हज़ार खर्च भी कर देते हैं, करते नहीं लेकिन 10 हज़ार कर दें, तब भी उनको 40 से 50 हज़ार रुपया इनकम होना शुरू हो जाता है। यही बात लीची में भी है। इसके अलावा और भी फल जैसे अमरूद हो गया और भी जो फल वृक्ष हैं, यही सारा पद्धति यही अपनाना पड़ता है किसान भाइयों को? नहीं, वो तो ठीक है, वो पद्धति जो है आम, लीची, लेकिन अमरूद का जो है हाई डेंसिटी आ गई है, जो कि अब उसकी दूरी जो है मात्र जो है 2.5 मीटर ही रखा जाता है और उससे एक से पौधे की दूरी भी 2.5 मीटर ही रखते हैं। लेकिन गड्ढे की लंबाई चौड़ाई अगर हम जो है 2.5 बाई 2.5 कर देते हैं तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और जब वो जो आप देख रहे हैं कि हाई डेंसिटी इसलिए किया जाता है, उसकी दूरी कम होती है और उसमें जो है पौधे की मात्रा बढ़ जाती है और मात्रा बढ़ जाने के बाद हमको पैदावार ज़्यादा मिलती है। आज के डेट में आप देखें कि जो है अमरूद का रेट 100 रुपया किलो मिल रहा है। तो अगर किसान हमारे अमरूद की ही 1 एकड़ में कर देते हैं तो 1 एकड़ में समझिए कि उसका जो है 100 पेड़ लगता है। अगर 100 पेड़ लगा देते हैं तो सोचिए लाख रुपया। और अमरूद ऐसा चीज़ है कि वो जो है 2 साल के बाद ही फल आना शुरू हो जाता है और 5 फीट का हो जाने के बाद उसको जो है ऊपर से कटनी छटनी कर दीजिए। और इसके बाद जब आपकी आवश्यकता है, यानी आवश्यकता कहने को है, लेकिन जब हमको ज़रूरत होता है हाई डेंसिटी में तो उसको हम जो है 15 से 1 महीने का समय ले लेते हैं और जब आवश्यकता होती है तो अब तो वो चीज़ आ गया कि जब आपकी आवश्यकता है उसको आप फल ले सकते हैं। और जो रेट है उसके आधार पर किसान को अमरूद लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और वो हमारी जो संथाल परगना की मिट्टी है या कहिए कि पूरे एक ही, तो उसके लिए बहुत ही सूटेबल है और पानी कम लगता है और प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो किसान भाई के पास ज़मीन भी खाली है तो इस पर झुकाव हमारे कहने से कि वो इस पर झुकाव दें और अगले साल अपने ज़रूर जो है 1 एकड़ में लगावें जो पड़ती है और उससे प्रोडक्शन अपना लें। अमरूद की कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिससे हमारे किसान भाई लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? L49 और इलाहाबादी। ये कहाँ से उपलब्ध हो सकता है? ये हमारा प्लांडू में भी है, ये हमारा जो है बनारस में भी मिलता है। बनारस के अलावा जो है इलाहाबाद में इसके जो है
कई सारी नर्सरी हैं गवर्नमेंट की, उससे लेके ले आवें और किसान उससे प्रोडक्शन लें। तो देखा किसान भाइयों, आपके पास जो टाण ज़मीन बचा हुआ है, जो ऐसा ज़मीन जो आप प्रयोग नहीं करते हैं खेती के लिए, वैसे ज़मीनों को आप प्रयोग में लाएं, फल वृक्ष लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। अनिल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत अच्छा जून। हाँ, देखा कैसे फल बाग लगाना है। और फल बाग लगाने के फायदे भी तुमको पता चल गया ना। बहुत अच्छा सोच रहे हो। और हम अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों, अगर आप नहीं सोच रहे हैं फल बाग लगाने के लिए तो एक बार जरूर उस पर विचार कीजिए। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है किसान भाइयों, तो चलते चलते झुमकी बहन आपको हमारा पता बताएंगी ताकि आप अपना सुझाव और जो भी समस्या है वो आप खतों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकें। बिल्कुल, तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातों रोड रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।